एक और जहां बिहार में कोरोना संक्रमण आम लोगों को अपना शिकार बना रहा है और लोग मौत के आगोश में जा रहे हैं, जिसके बाद सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। लेकिन राजनीतिक दलों के राजनेताओं को इसकी कोई फिक्र नहीं है, जिसके बाद सरकार व प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। लेकिन राजनीतिक दलों के राजनेताओं को इसकी कोई फिक्र नहीं है और जहां इसको आम आदमी को सहायता करनी चाहिए, वहां यह अपना राजनीति चमकाने में लगे। इस कड़ी में एक जाप के प्रदेश महासचिव ने मीडिया कर्मियों को बुलाकर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देने में लगे हैं और बयानबाजी करना शुरू कर दी है। जी हाँ, इस राजनेता का नाम है मनोज झा और जाप पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत है। लेकिन इस कोरोना काल में जहां इनको सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलना चाहिए था, वहां इन्होंने एम्बुलेंस घोटाले को लेकर बयानबाजी कर दी है। मधुबनी जिले के बाबूबली प्रखंड इलाके के रहने वाले और जाप पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज झा को कोरोना महामारी का कोई फिक्र नहीं है। जहां इनको अपने गांव, पंचायत और जिले के आम लोगों को मददगार बनना चाहिए, वहां यह साहब मीडिया कर्मियों को बुलाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जाप संरक्षक पप्पू यादव को रिहाई करवाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और राजीव प्रताप रूडी की एम्बुलेंस घोटाले को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जबकि इस कोरोना महामारी में आम लोगों को सहायता करनी चाहिए थी और वो नहीं करके बयानबाजी करने में लगे हैं। जाप प्रदेश महासचिव मनोज झा मधुबनी के सिंघानिया होटल में दर्जनों पत्रकार को बुलाकर प्रेस वार्ता किया, जिससे पत्रकार लोग भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो सकते हैं, जबकि इसमें से कई ऐसे पत्रकार भी हैं जो कोरोना पॉजिटिव भी रह चुके हैं। फिर भी जाप प्रदेश के महासचिव सबको बुलाकर अपनी आवाज बुलंद करने में लगे रहे। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिलाधिकारी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे राजनेताओं को इस कोरोना काल में कैसे बयानबाजी करने दे रहे हैं, जरा सुनिए जाप महासचिव मनोज झा ने क्या कुछ कहा है। पप्पू यादव भी हमेशा समाज सेवा में रहे हैं। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के समाज सेवा में आने से पप्पू यादव क्या क्या मतलब कि रह जाएगा उनके सामने? देखिए, ऐसा है, कोई भी चीज एक दूसरे से जब तक मिले नहीं, पूरक नहीं होता। तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, पप्पू यादव जी कर रहे हैं और भी कोई थर्ड पार्टी कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है गठबंधन भी बनाना पड़ता है, महागठबंधन बनाना पड़ता है, ये अलग बात है। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। विचार में मतभेद हो सकता है, लेकिन काम दोनों अच्छा कर रहे हैं। तो क्या पप्पू यादव अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो सीएम के लिए, सीएम पद के लिए आप किसे देखना चाहेंगे? देखिए, अगर दोनों मिल जाते हैं तो ये तो बिल्कुल प्रश्न ही खत्म हो जाता है बिहार में कि कोई तीसरी पार्टी रहेगी। और जहां तक बात है एक साथ चलने की, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सीएम और डिप्टी सीएम में क्या रखा है? आपको कैसे लगा कि दोनों मतलब इस बात को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? देखिए, एक होती है स्थिति, एक होती है परिस्थिति और आवाम की आवाज। जो आवाम का आवाज होगा उसको देखते हुए फैसला लिया जाएगा। मैं कहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जो भी रहे, भारत के अंदर बिहार की स्थिति सबसे गंदी है और बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो सबसे दर्दनाक और निंदनीय है। तो जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं सभी के फंड का जांच हो और उनके कार्य का जांच हो। आप इतनी छोटी बात क्यों करते हैं? अगर हमारे करने से हो तो मैं सबसे पहले इनकी फंड की जांच, इनके कार्यों की जांच करूं। एक एम्बुलेंस के ऊपर हर महीना 40,000 का खर्चा है, 20,000 ड्राइवर का, 10,000 तेल का, उसमें फिर ऑक्सीजन का, उसमें फिर वैक्सीन का। उस एम्बुलेंस को आप 1.5 साल घर में रखते हैं, उसका बिल नहीं बनाते। आप बिल बनाते हैं उसका, एम्बुलेंस को सड़ा के उसका बिल बनाते हैं, आप अपने पास पैसा रखते हैं उसका। आप दिखा दीजिए एम्बुलेंस की फिटनेस की क्या आवश्यकता है। वो कह रहे हैं फिटनेस, कोरोना काल में फिटनेस की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है। और फिटनेस की अगर आवश्यकता है तो एक दिन का काम है, इसके लिए 1.25 साल का टाइम क्यों लग गया? अभी भी जो एम्बुलेंस है उन्होंने सारण में राजीव प्रताप रूडी जी के द्वारा वहाँ के जो सिविल सर्जन है उनको नहीं सौंपा गया है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये एक दबंगई है। अगर हम एमपी हो गए तो हम अपने घर में गाड़ी रखेंगे, ये एक दबंगई है। आप देख लीजिए हमारे भारत के लोकतंत्र में लीडर्स कुछ भी फैसला ले, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी फैसला ले, उसके ऊपर सिग्नेचर सेक्रेटरी साहब का ही होता है। आप इस चीज को डीएम साहब को क्यों नहीं करने देते हैं? डीएम साहब की कोई वैल्यू नहीं है, वहां डीएम साहब हैं, डीएम साहब इस काम को करेंगे। आप क्यों कर रहे हैं? इलीगल क्यों कर रहे हैं? आप सरकार में हैं, आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठ रहा, सीबीआई जांच नहीं हो रही, बस इतना ही है। इतना मुद्दा हो जाने के बाद भी अभी तक उस पर कोई इंक्वायरी नहीं बैठाया गया है। इंक्वायरी देखिए, इंक्वायरी जो सेटअप होगा वो कौन करता है? या तो आप हाईकोर्ट इंक्वायरी सेटअप कराए, सीबीआई जांच दे, या तो होम मिनिस्टर दे, या तो गवर्नर दे।
अब आप समझ सकते हैं इंक्वायरी सेटअप कौन करा सकते हैं और कैसे होगा। उन्होंने पप्पू यादव जी को सबके सामने अपराधी घोषित करने के लिए कहा कि हथियार कांड पप्पू यादव जी के हथियार से जोड़ा गया पप्पू यादव जी को कि इनके पास से ये हथियार का इंक्वायरी है। हम पूछते हैं, पप्पू यादव जी 3 बार वहीं बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट किए, उस वक्त तो आपने कुछ नहीं बोला, आप सीबीआई इंक्वायरी करा लेते, जांच करा लेते और उस समय में पप्पू यादव जी को जेल देते। ऐसी क्या विपदा आ गई कि इतने साल के बाद आप सीधा पप्पू यादव जी के ऊपर प्रहार किए और आप कह रहे हैं हमने गिरफ्तार नहीं कराया पप्पू यादव जी को। अगर आपने गिरफ्तार नहीं कराया, 32 साल पुराना केस है, तो जब आपके सरकार को समर्थन था उस वक्त इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? दूसरी बात, राजीव प्रताप रुड्डी जी के बारे में मैं बता दूं, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इलेक्शन 2015 की बात है, जब माननीय नीतीश कुमार जी ने एक पाकिस्तान के दैनिक डॉन वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट दिया था, उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन्होंने ट्विटर पर साझा कर दिया। गठबंधन में सरकार थी, जिसके बाद काफी हो हंगामा होने के बाद जब इनको लगा कि हमें जवाब देना पड़ेगा तो इन्होंने जो है वो इस्तीफा भी दे दिया। इस पर 18 मई को माननीय राजीव प्रताप रुड्डी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। देखिए, ऐसा नहीं लगता कि वो बीजेपी के कभी प्रवक्ता होंगे या उनका अनुभव और उनका जो एक्सपीरियंस है उस आधार पे हमको उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा अजीब सा लगा। 11 मई 2021 को पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी और पप्पू यादव जी का आपराधिक इतिहास को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर 18 को बताना, यह 7 दिन की तैयारी, इतनी बड़ी योजना, 32 साल पुराना केस बिना नोटिस सर्व कराए राजीव प्रताप रुड्डी के ऊपर जब पप्पू यादव जी ने प्रहार किया, उनके काले कारनामों को दिखाने की कोशिश की, तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और 7 दिन की तैयारी, होमवर्क, 7 दिन का होमवर्क कंप्लीट करने के बाद 18 मई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा कि पप्पू यादव जी एक एमपी होके हमारे घर में घुस जाते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, जहां एम्बुलेंस था वो मेरा घर नहीं है, वो एक सरकारी जगह है। राजीव प्रताप रुड्डी जी आखिर क्या बयान करना चाहते हैं? जब उनसे प्रश्न पूछा गया एम्बुलेंस के बारे में, वो एम्बुलेंस की फिटनेस, एम्बुलेंस के इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि 1.5 साल से एम्बुलेंस इसीलिए रखा हुआ था कि हमने डीएम को आवेदन लिखा कि हमको इस गाड़ी के लिए ड्राइवर चाहिए, और कहते हैं एम्बुलेंस सर्विस ये बहुत अच्छा दे रहे हैं। एक तो एम्बुलेंस सर्विस देने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई नहीं होता। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद से एम्बुलेंस सर्विस दे रहा है तो यह गैर संवैधानिक है और उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। पहली बात तो यह काम, एम्बुलेंस के फिटनेस का काम, इंश्योरेंस का काम, ये वहां के डीएम का है, ना कि किसी माननीय सांसद का। 2/9/2017 को पुनर्वितरण का इनको जानकारी देना था, उससे पहले ही 31/8/2017 को इनका इस्तीफा दे दिया राजीव प्रताप रुड्डी जी ने। इससे यही व्यक्त होता है कि ये कायर है, कायर नेता है। ये कहते हैं अपने आप को प्रवक्ता, ये कहते हैं कि हम 20 साल बीजेपी में रहे, 10 साल लोकसभा से होके आए, 2 बार राज्यसभा से होकर आए, और पप्पू यादव जी के ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं पूछता हूं, वो सारण और मधेपुरा
दो लोकसभा है। ये क्या सारण और मधेपुरा के बीच में विवाद कराना चाहते हैं, या पप्पू यादव वहां से दबंग सांसद नहीं रहे, या पप्पू यादव को इनसे कम वोट आया, या पप्पू यादव को इन्होंने खुद से एमपी बना दिया? क्या पब्लिक का वोट से पप्पू यादव नहीं बना? और अगर ये कहते हैं कि सारण में हमारा बहुत अच्छा काम है, अपराध नहीं है, हमने बहुत अच्छा काम किया, तो क्या जरूरत पड़ी कि वो 2 बार इनको राज्यसभा से एमपी बनना पड़ा? ये किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब ये विमानन मंत्री थे 1984 से 2004 के बीच की बात करता हूं, वाणिज्य मंत्री थे, विमानन मंत्री थे, ये एक बड़े विवाद में आए थे एक छोटे से मैटर को लेके, ताज एक्जोटिका रिसोर्ट एंड स्पा में इनका जो बिल हुआ गोवा में, वो बिल इन्होंने नहीं दिया। काफी हो हंगामा करने के बाद वो बिल इनको पे करना पड़ा। तो जो इंसान 20 साल एमपी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, विमानन मंत्री रहे, वाणिज्य मंत्री रहे, राज्यसभा से बने सांसद, तो पार्टी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि ऐसा छोटा और नीच हरकत करना और दूसरे के ऊपर उंगली उठाना। पप्पू यादव जैसा महान पुरुष, जब सब लोग अपने घर में बैठे थे कोरोना के महामारी में, पप्पू यादव घर घर जाके वैक्सीन, घर घर जाके मेडिसिन, घर घर जाके चंदा, हर गरीब के दुख और सुख में, सहयोग में वो शामिल रहे। और वो पप्पू यादव जब स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस को लेके प्रहार किया राजीव प्रताप रुड्डी जी के जैसे दबंग के ऊपर, तो राजीव प्रताप रुड्डी उनको गिरफ्तार करके 7 दिन का होमवर्क करके और फिर जनता के बीच में आके कहते हैं पप्पू यादव एक आपराधिक नेता है। आप हमको बताइए कि आपराधिक नेता किसको कहते हैं? हाई कोर्ट से वो बरी हैं,